हाँ, नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज में। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। सो गाइस, आज की ये वीडियो बेहद यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोग वैसे प्रश्न देखेंगे जो देखने में बहुत टफ लगते हैं, पर आज की वीडियो देखने के बाद वे सभी प्रश्न आप करना सीख जाएँगे। यानी जो प्रश्न 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट में बनने वाले हैं, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप केवल उसको समझिए ना, 10 से 20 सेकंड में आप उसको डील कर लेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चूँकि ये मॉक टेस्ट 10 है और हमने आपको पहले ही बता रखा है कि गणित के हम लोग 10 मॉक टेस्ट करेंगे, क्योंकि ये आज का लास्ट मॉक टेस्ट है। और अभी तक आपने यदि 9 मॉक पीछे का जो 9 मॉक टेस्ट है उसको नहीं देखा है, तो जाकर उसको देख सकते हैं। ये सभी मॉक टेस्ट वेरी काम करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में ये बहुत से हेल्प करने वाला है। तो जब सबने नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, इसका अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, धमाकेदार से स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे अनुरोध है कि आप मेरे लिए तो नहीं, पर आप अपने लिए, अपने पढ़ाई के लिए कम से कम इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसके एंड में आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है वाहिद रेजा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट से यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं सीधा 1 नंबर प्रश्न की तरफ और देखते हैं कैसे धमाकेदार वाले प्रश्न आने वाले हैं। तो देखिए, इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और इस तरह के प्रश्न यदि आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो आप इसे किस तरह से बनाएँगे, आइए हमारा राय जानिए। दिया गया है cos 70 डिग्री, cos 20 डिग्री माइनस sin 70 डिग्री और sin 20 डिग्री का मान क्या होगा? तो कुछ बत्ते बच्चे क्या होंगे, कन्फ्यूज़न में होंगे कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, कैसे करेंगे तो टाइम हमारा कम होगा। तो आइए यहाँ पे बताते हैं। लिखा गया है cos 70 डिग्री, उसके बाद लिखा गया है cos 20 डिग्री, उसके बाद है माइनस sin 70 डिग्री और उसी तरह है कि इधर-इधर sin 20 डिग्री। एक तो आप क्या कर सकते हैं, एक आप इसमें काम क्या कर सकते हैं, आप देखिए कि दोनों का एंगल कितना दिया है। एक का एंगल 70 है और एक का 20 है। सेम टू सेम यदि इधर हम ध्यान देते हैं, इधर भी 70 है और 20 है। यानी कहने का मतलब ये क्या दे रहा है, इसको हम 70 डिग्री को यदि हम ए मान ले और इस 20 डिग्री को हम बी मान ले, तो हमारा क्या फ़ॉर्मूला निकल के आएगा cos A cos B और माइनस में आएगा sin A और sin B। सेम टू सेम आएगा कि नहीं? तो हम क्या करते हैं, इसको जो ये 70 है ना, इसको हम देखिए यहाँ से हम A मान लेते हैं, इसको हम थोड़ा बड़ा वाला A मान लेते हैं और ये जो 20 है ना, इसको हम बी मान लेते हैं। उस तरह सेम टू सेम इसको हम ए मान लेंगे और इसको हम क्या मान लेंगे, तो बी मान लेंगे। तो अब इसको इसके अनुसार रखने का प्रयास कीजिए। ये हो जाएगा हमारा cos A और हो जाएगा ये cos B। इधर माइनस में हो जाएगा हमारा sin A और इधर हो जाएगा sin B। ओके। इतना हो गया। अब आप देखिए, चूँकि आप ट्रिग्नोमेट्री के फ़ॉर्मूला नहीं है, मैं बार-बार कहता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री के मैथ बनाने के लिए उसके फ़ॉर्मूले आपको आने चाहिए। क्योंकि ये जैसे हमने इतना किया, ये हमको साफ-साफ दिख रहा है कि यह क्या है, एक फ़ॉर्मूला है। चूँकि ये किसका फ़ॉर्मूला है, तो कॉस का इतना बराबर क्या होता है, तो इतना बराबर हमारा होता है कॉस ए प्लस बी। इतना बराबर क्या होता है हमारा, कॉस में ए प्लस बी होता है। तो जो हमने लिखा था क्या हुआ, कॉस और देखिए ए की जगह पे क्या दिया है, तो 70 डिग्री, उसके बाद प्लस बी में क्या दिया है, तो 20 डिग्री। अब इसको आप केवल जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा कॉस और 70 20 कितना हो गया, 90 डिग्री। दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, इसमें कुछ था, जान-पहचान था, कुछ भी जान-पहचान नहीं था। केवल आपको डराने के लिए इतना थोड़ा 70 डिग्री 20 डिग्री दे दिया जाए, क्या कि आप कन्फ्यूज़ हो जाए। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, इसी तरह पढ़ना है और आगे बढ़ते रहना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, अब इतना बड़ा प्रश्न देखकर कुछ बच्चे क्या करेंगे, अरे! कुछ बच्चे डर जाएँगे, क्या करेंगे, इतना बड़ा प्रश्न को कैसे बनाया जाए, कैसे नहीं बनाया जाए। तो डरना नहीं है, किसी भी प्रश्न से लड़ना सीखिए। लिखा गया है कि एक सीढ़ी एक उदग्र दीवार पर इस प्रकार रखा जाता है, कुछ भी जान-पहचान नहीं, पढ़ के देखिए, कि यह दीवार की चोटी तक पहुँचता है। सीढ़ी का पाद दीवार से 1.5 मीटर दूर है और सीढ़ी जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो दीवार की ऊँचाई बताइए। बताइए कितने बच्चों को ये समझ में आया? तो नहीं समझ में आया? आइए इसको हम चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। कहता है कि एक दीवार है, ठीक है? दीवार बना लेते हैं। आइए, दीवार तो हम लोग के पास है ही। हाँ, दीवार यहाँ से हम ले लेते हैं। इस तरह से, अच्छा ये दिखाई नहीं दे रहा है, ओके, इसका हम कलर चेंज करते हैं। ये हो गया हमारा, हाँ, अब दिखाई दे रहा होगा। मान लेते हैं ये हमारा दीवार है और कह रहा है इसी दीवार पे एक सीढ़ी रखी है। तो बताइए, सीढ़ी सीधा थोड़ी ना रखा जाता है, सीढ़ी इस तरह से रखा जाता है, इस तरह से। यानी कहने का मतलब इस प्रकार से रखा गया है। सीढ़ी को है ना, सीढ़ी को कुछ इस प्रकार से रखा गया है। और सीढ़ी को हम रख रहे हैं ना, क्या बोल रहा है कि सीढ़ी को उधर दीवार पर इस प्रकार रखा जाता है, यह दीवार की चोटी तक पहुँचता है। ये हुआ हमारा दीवार, दीवार की चोटी ये हुआ। इस सीढ़ी को इस प्रकार से रखा गया है, इस दीवार की चोटी पे आ गया। देखिए चोटी पे पहुँच रहा है कि नहीं? एकदम सही बात है। तो कहते सीढ़ी का जो पाद है ना, ये सीढ़ी का पाद ये हुआ और दीवार का पाद ये हुआ। ये दीवार का पाद हुआ और ये सीढ़ी का पाद हुआ। तो क्या बोल रहा है कि सीढ़ी का पाद दीवार से 1.5 मीटर दूर है। यानी ये जो सीढ़ी का जो पाद है, ये इससे कितना मीटर दूर है? तो यह 1.5 मीटर दूर है। यानी इसकी जो लंबाई दे रखी है, इस सीढ़ी से इसकी 20 की जो लंबाई दी है, ये दिया है कितना? तो 1.5 मीटर।
कितना दे रखा है, कहा है और कह रहा है और सीधी जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है और ये जो सीढ़ी है ना, ये जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बना रही है, तो 60 डिग्री का। सिंपल। तो वही पूछ रहा है कि दीवार की ऊंचाई बताइए, तो ये हमारा दीवार है, इसका ऊंचाई निकलना है, इसको हम एच मान लेते हैं। अब बताइए हमको एच चाहिए और हमको ये नीचे वाला दिया है, यानी लंब निकालना है, आधार दिया है, तो लंब आधार में रिलेशन हमको tan ही देता है, तो हम tan का फॉर्मूला लगाएंगे, लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब हमारा एच है, आधार हमारा कितना है 1.5 है। अब देखिए tan का tan हुआ और थीटा की जगह पर 60 डिग्री दिया है, 60 रख लेते हैं, ये हो गया हमारा एच बटे 1.5 हुआ कि नहीं इतना। अब देखिए क्योंकि tan 60 डिग्री का मान हम जानते हैं कितना होता है, √3 होता है, अपॉन इधर कितना हो गया एच बटे 1.5 हो गया कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, ये तिरछा गुना करा दे, ये हो जाएगा एच, इधर गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू में √3, यानी कि इतना इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन में इतना दिया गया है, हाँ बिल्कुल दिया गया, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कितना आसान था और बड़ा प्रश्न था, बड़ा प्रश्न देखकर घबराना नहीं है और चूंकि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हम क्या करते हैं, इंक थोड़ा पतला कर लेते हैं, थोड़ा मोटा दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इतना है, तो वृत्तखंड का क्षेत्र बताइए। शायद ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में तुरंत हाल ही फिलहाल में पूछा गया है, इस तरह का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और उस वृत्त मान लेते हैं, देखिए सपोज दैट मान लेते हैं हमारा वृत्त हो गया, ये हम देखिए कोई भी जो भी मैथ बताते हैं आपको ऐसा बताने का प्रयास करते हैं ताकि आप अच्छे से उसको सीख जाए। ओके, ये हमारा वृत्त हो गया और ये कह रहा है ना यहाँ पर इस प्रकार से, हाँ कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली यानी इस वृत्त की त्रिज्या दी गई है। सपोज दैट मान लेते हैं हमारा त्रिज्या। ओके, इस त्रिज्या का मान दिया गया है कितना, इस त्रिज्या का मान दिया गया 21 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या बोल रहा है कि लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल, तो इस वृत्त में क्या हो रहा है, एक लघु वृत्त बन रहा है, यानी क्या है मतलब इस तरह छोटा सा, क्योंकि इस वृत्त का हम दो पार्ट कर लिए, तो लघु क्या होता है, वृत्त क्या होता है, बृहद क्या होता है बताते हैं। जैसे इसमें हमने एक चाप खींचा तो ये क्या बन गया, तो ये जो छोटा वाला दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट दिख रहा है छोटा वाला, ये हमारा लघु वृत्तखंड है और ये जो बड़ा वाला दिख रहा है ना, बड़ा वाला ये हमारा बृहद वृत्तखंड है, बृहद वृत्तखंड बोलते हैं। ये बोल रहा है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है 231 सेंटीमीटर। हमको ये जो बड़ा वाला है ना इसका मान निकालना है, तो ये बहुत आसान है, बहुत आसान कैसे, जैसे मैं आर का मान देखिए, हमको आर का मान दिया है कितना, तो 21 सेंटीमीटर दिया है। ओके, सबसे पहले क्या कीजिए, देखिए ये छोटा वाला का मान दिया है, इस बड़ा वाला का निकालना है, तो कैसे निकल सकता है सोच के देखिए। ये जो पूरा बड़ा वाला है, पूरा बड़ा वाला क्या बनेगा, वृत्त बनेगा। यदि इस वृत्त में से, यदि इस पूरे बड़े वाले वृत्त में से ये केवल छोटा वाला घटा देंगे तो ये इतना नहीं निकल जाएगा, एकदम सही बात है। तो वही हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का हमारा मान हो गया 22/7 और आर का मान दिया है 21, तो ये हो गया 21 गुने 21, तो ये दो बार है 21 होगा और ये आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब 7 से इसको काट दीजिए, ये कितना 3 मरतबे कटा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 21 में जब 3 से गुना किया इधर तो हो गया 22 और 21 में 3 से गुना तो कितना 3 21 या के 63 होता है, सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। आइए हम गुना करते हैं इसमें, तो इसमें कैसे गुना करेंगे, तो डायरेक्ट 22 से 3 में कीजिए, तो 22 दिया कि 66 के 6, 22 दिया 66 के 6, हाथ में 6 हो गया। अब 22 छक्के कितना होता है 132, 132 6 कितना हुआ 138। ये हमारा कितना आ गया है, तो ये हमारा आ गया है, इसको हम थोड़ा पास लिखने का प्रयास करते हैं, ये हमारा आ गया है 138, 138 सेंटीमीटर, सॉरी 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। ये क्या आया, तो पूरे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल आया। अभी हमने बताया कि हमको मांगा क्या गया है कि बृहद वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है। तो बृहद वृत्तखंड ये हुआ, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो पूरे वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे, तो पूरा का मान इतना है, तो हमको बड़ा निकालना है, तो क्या करेंगे, यानी कहने का मतलब जो बड़ा वाला वृत्त है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 1386 में से इस छोटे वाला का क्षेत्रफल घटाएंगे। छोटे वाला का क्षेत्रफल दे रखा है कितना 231, कितना दिया है, इसको घटाइए, जो आएगा वही आंसर होगा। तो जैसे हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में से 1 गया तो 5, उसके बाद हमारा आ गया 3, 3 में से 8 गया तो फिर 5, उसके बाद हमारा आ गया कितना, 13 में से 2 गया तो कितना आता है, 13 में से 2 गया तो 11 आता है, यानी 1155 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आई आप सभी ने समझा होगा, यदि पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और आगे भी फैलाइए। कह रहा है 21 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर भुजा वाला घन बनाया जाता है, तो इस प्रकार बने घनों की संख्या बताइए। तो कितने घन बनाए जा सकते हैं, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले दो बात दिया गया, एक लिखा है गोला तो हम लिखेंगे गोला, एक तरफ दिया है घन तो हम लिख देते हैं इधर घन। ओके, हम क्या करते हैं, गोला के लिए हमको क्या दिया गया है, तो गोला के लिए हमको डी का मान दिया गया है, व्यास दिया गया है, तो डी बराबर लिखेंगे कितना 21 सेंटीमीटर, या से हम आर निकाल सकते हैं, आर क्या हो जाएगा हमारा, आर होता है डी/2, तो 21/2 सेंटीमीटर, बोलिए एकदम सही है। अच्छा यहाँ पर घन, घन के लिए हमको क्या दिया गया है, तो घन के लिए हमें भुजा दिया गया है जिसका मान कितना है 1 सेंटीमीटर, तो इसको हम यहीं पे छोड़ते हैं। अच्छा हमको क्या करना है, पिघला कर बनाया जाए, तो पिघला कर बनाने के लिए यानी कुछ यहाँ पर आयतन निकालना पड़ेगा, तो आयतन इसका निकाल लेते हैं। सबसे पहले आयतन इसका हो जाएगा 4/3,
और पाई आर क्यू हो जाएगा। तो इससे हो जाएगा 4/3 इंटू पाई का मान हमारा 22/7 होता है। आर क्यू का मतलब क्या हुआ कि 21/2 का 3 बार लिखिए, 21/2 अगुने 21/2 अगुने 21/2 3 बार लिखना पड़ेगा। इसको काटिए, 3 सत्ते का 21 पूरा खत्म हो गया और ये 2 दूनी का 4 भी पूरा खत्म हो गया। इसे 2 से हम 22 को काटेंगे तो 11 हो जाएगा। तो हमारा इधर बच गया 11 और इधर हमारा बच गया कितना 21 गुने 21 कीजिए तो 21 का स्क्वायर होता है कितना 441। अब 441 में 11 से गुणा करें तो कैसे कराएंगे, तो 1 एकम 1 ये हो गया हमारा 4 1 5 और उसी तरह 4 4 ये 8 और 4 के 4 4851 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। जो हमारा गोलक का आयतन है इतना आया। उसी तरह हम क्या करेंगे, इस घन का भी आयतन निकालेंगे। तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का होल क्यूब। ठीक है, भुजा का होल क्यूब। तो भुजा हमारा 1 सेंटीमीटर क्यूब है, 1 सेंटीमीटर इसका आप क्यूब कीजिएगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। हमें घन की संख्या निकालनी है, तो संख्या कैसे निकलेगा, तो घन की संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये गोला का आयतन में आपको घन के आयतन से भाग करना पड़ेगा। तो गोला का आयतन दिया गया कितना 4851 सेंटीमीटर क्यूब और नीचे इसका आयतन कितना है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब। ज्यादा कुछ नहीं होगा, ये 1 सेंटीमीटर से कट जाएगा और जब 1 से भाग किया तो आएगा 4851। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप सभी ने समझा होगा, बहुत ही आसान प्रश्न था, इससे आप निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या कह रहा है कि साइन 20 डिग्री cos 70 डिग्री और प्लस साइन 70 डिग्री cos 20 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए सेम जो हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था उसी तरह सेम टू सेम है। हम क्या करेंगे, इसको भी पहले लिख लेते हैं। ये लिखा गया है साइन 20 डिग्री, इधर है cos 70 डिग्री और प्लस में इधर है साइन 70 डिग्री और इधर है cos 20 डिग्री। तो इस तरह के प्रश्न आप जिस इसे बता रहे हैं ना उसी तरह कीजिएगा। यदि दूसरा उपाय लगाइएगा तो बहुत परेशानी होगी। क्या कीजिए, इस ए को ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए, फिर इसको आप ए मानिए, इसको आप बी मानिए और इसको लिखिए। तो क्या लिखा आएगा, साइन ए लिखना पड़ेगा, उस तरह इंटू में ए cos बी लिखना पड़ेगा, फिर इसे प्लस से इधर करेंगे हम, ये हो जाएगा साइन ए और इधर हो जाएगा हमारा cos बी। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देने योग्य ये बात है, यहाँ पे यदि आप ज़्यादा अच्छे से ध्यान दीजिएगा तो देख सकते हैं ये जो है ना यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। क्या मिस्टेक हो रहा है, इसको हम यदि इस 20 को यहाँ पे ए माने हैं, इसको यहाँ पे भी ए मानना पड़ेगा। यहाँ पर सोच के देखिए ना, यदि यहाँ पर 20 ये है तो ये ना हमारा ये बनेगा और यहाँ पर ये 70 को यदि हम बी माने तो यहाँ पे भी बी बनेगा। अब बोलेगा हाँ एकदम सही बोल रहा है। उसी के अनुसार से यहाँ से यदि सजाएंगे तो ये हमारा हो गया साइन ए इंटू कॉस बी प्लस में यदि साइन बी हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, इसको हम थोड़ा और बना कर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन ए और कॉस बी प्लस इस कॉस को हम इधर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी। बोले कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा, केवल इसको भी इधर भेज दिया। अभी हमारा फार्मूला बनके तैयार हो गया। क्या बन गया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी। ये डायरेक्ट किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है साइन ए प्लस बी के इक्वल होता है। किसके होता है, साइन ए प्लस बी के इक्वल होता है। तो आप लिखेंगे साइन और ए का मान दिया है कितना 20 डिग्री और बी का मान दिया है कितना 70 डिग्री। इसको आप जोड़िए तो ये हो जाएगा हमारा साइन 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है तो 1 होता है। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ये बहुत आसान होते हैं, थोड़े दिमाग लगाने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अतः 11 संख्याओं का माध्य 35 है यदि प्रथम 6 संख्याओं का माध्य 32 है और अंतिम 6 संख्याओं का माध्य 37 है तो छठी संख्या बता दीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न होने वाला है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। क्या कहता है, 11 संख्याओं का माध्य दिया है 35, यदि 6 संख्याओं का माध्य 12 है और 6 संख्याओं का माध्य 37 है तो छठी संख्या बताइए। आप सोच के देखिए, पूरे संख्या कितना है 11, पूरे संख्याओं की संख्या कितनी है तो 11 है। अच्छा, पहले 6 संख्या का माध्य दिया है 32 और अंतिम 6 संख्या का माध्य दिया है 37। तो यहाँ पे हम देखें ये 6 संख्या मिलकर 12 संख्या हो गया और पूरा संख्या कितना है 11 संख्या है। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, संख्याएं 11 है या 12 कैसे हो सकता है, यानी किसी संख्या को 2 बार ले लिया है तभी ना हो रहा है। सोच के देखिए, 11 संख्या है और पहले 6 का माध्य दिया है और अंतिम 6 का माध्य दिया है, यानी 6 6 12 का माध्य दिया है। तो यह हमारा संख्या 11 था, ये 12 कैसे हो सकता है, यानी किसी संख्या को 2 बार ले लिया है। वो 2 बार वाला संख्या कौन है तो वह छठी संख्या है। कौन संख्या है, छठी संख्या, इसी का मान हमको बताना है। तो इस तरह का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो कैसे बनाइएगा, आइए एकदम चुटकी में बताते हैं कैसे बनाइएगा। सबसे पहले लिख लीजिएगा, क्या देखिए 11 संख्याओं का माध्य है कितना 35। इसको आप इस प्रकार से कुछ लिख लीजिएगा, आपको लगे कहाँ 11 का माध्य 35 है। उसी तरह पहले 6 का मान दिया है 32, पहले 6 का मान कितना दिया है 32। ओके, इस प्रकार से लिख लीजिएगा। और अंतिम 6 का मान कितना दिया है, अंतिम 6 का मान दिया है 37, अंतिम 6 का मान कितना दिया है 37। अब हमको छठी संख्या निकालनी है तो डायरेक्ट हम लिखेंगे छठी संख्या। देखिए छठी संख्या कैसी आएगी, छठी संख्या निकालने का ट्रिक क्या है, छठी संख्या निकालने के लिए क्या कीजिए, ये जो 35 दिया है ना 35, इसको सबसे पहले आप लिख लीजिए।
इसको आप अच्छे से ध्यान से समझते जाइए। यदि आप थोड़ा-सा भी इधर-उधर करेंगे तो ध्यान भटक जाएगा। इसलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पता है कि आप देखिए यहाँ पर 35 लिख लीजिए और इसमें जैसे देखिए क्या कीजिए 35 लिख लिया। अब आप हमको यहाँ पे देखना क्या होता है, ये जो 32 है ना 32 ये 32 है, यह 35 से कितना कम है? सोच के देखिए 32 35 से कितना कम है? तो 3 गो कम है। अब कम के लिए हम लोग माइनस लगाएँगे और ज़्यादा के लिए प्लस लगाएँगे। तो 32 35 से कितना कम है? तो 3 कम है और 3 कितने संख्याओं का मात्रक? 6 तो 6 से गुना। ओके? आराम से देखिए। अब उसी तरह देखिए ये 37 है ना, ये 37 35 से कितना ज़्यादा है? तो 37 देख रहे हैं 35 से 2 ज़्यादा है कि नहीं? तो ज़्यादा के लिए अभी हमने बोला है प्लस लगाइएगा, ठीक है? और 37 कितना ज़्यादा है? तो 2 ज़्यादा है और कितने संख्याओं का मान ज़्यादा है? तो 6 संख्याओं तो 6 कर लीजिए। केवल इसका कैलकुलेशन कीजिए ये आपको आंसर दे देगा। ये हो गया 35 और माइनस 6 तिरी का 18 और प्लस 6 दूनी की 12। अब 35 में पहले 12 जोड़ दीजिए हो जाएगा 47। 47 में से आप क्या कीजिए 18 घटा लीजिए। तो घटाइए तो कितना आएगा 17 में से 8 गया तो हमारा कितना आ जाएगा? 17 पे 60 गया तो हमारा आ जाएगा 9। आइए हमारा 3 में से 1 गया तो हो गया 2। दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। यदि आपको थोड़ा-सा भी कहीं देखिए बहुत ही आसान है, एकदम ट्रिक है ये, बहुत ही आसान ट्रिक है। यदि आप इसको यदि समझ में नहीं आया तो प्लीज़ एक बार थोड़ा पीछे कीजिए, फिर देखिए आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। यदि पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कह रहा है कि 10 संख्याओं का माध्य 30 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा कर दिया जाए तो नया माध्य क्या हो जाएगा? अब बताइए इस तरह के प्रश्न को आप लिखिएगा, मानिएगा संख्या मानिए 10 उसका माध्य निकालिए तो कितना टाइम लगेगा? बहुत लगेगा नहीं? आइए हम चुटकी में बताते हैं कैसे बनाएँगे। देखिए 10 संख्याओं का माध्य कितना दिया गया है? 30 ओके, 10 संख्याओं का माध्य क्या दिया गया है? 30 दिया गया है। तो बोल रहा है कि यदि हम प्रत्येक ये संख्या है इसमें यदि प्रत्येक में 2 से गुणा कर दें, तो माध्य में क्या परिवर्तन हो जाएगा? माध्य क्या बन जाएगा? तो देखिए इसका आसान ट्रिक ये होता है कि कोई क्या-क्या देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है? हमारी संख्या में गुणा कर रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इस संख्या में गुणा कर रहा है। तो आप क्या कीजिए? माध्य में गुणा कर दीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन जो है ना वो क्या कर रहा है? संख्या में 2 से गुणा कर रहा है। तो आप क्या कीजिए? इसके माध्य में 2 से गुणा कर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 60 जो है ना यही इसका राइट आंसर हो गया। दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। देखिए तो कितना आसान था। थोड़ा-सा भी भारी लगा, थोड़ा भी कठिन नहीं था। यदि क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ देता कि 10 संख्याओं का माध्य इतना है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए या गुणा ना करके कहता जोड़ दिया जाए, तो देखिए क्या हो रहा है? संख्या में 2 जोड़ रहा था, तो हम माध्य में 2 जोड़ देंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि कहा कि 2 घटा दिया जाए, तो देखिए संख्या में 2 घटा रहा है, तो हम माध्य में से 2 घटा देंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि संख्या में 2 से गुणा कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? माध्य में 2 से गुणा कर देंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी ने आपने समझ लिया होगा इसका किस तरह से नियम है। आई होप सबने समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 से 200 के बीच वैसी सभी संख्याओं का योग बताएं जो 2 तथा 3 दोनों से भाज्य हो। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए इस तरह के प्रश्न हमने आपके पिछले वाले वीडियो में बहुत बता रखा है कि जब इस तरह से पूछे तो आप इधर 1 लिख लीजिए और इधर 200 लिख लीजिए। ओके। क्या कर रहा है कि वैसी संख्याओं का योग भी बताना है जो 3 और 2 दोनों से भाज्य हो। आप ये बताइए कि 2 से और 3 से कौन संख्या भाज्य होगी? जो संख्या 6 से भाज्य होगी, एकदम सही बात है। जो संख्या 6 से भाग होगी इसका मतलब वो 2 से होगी और 3 से भाग हुई। तो हमें क्या ढूँढना है? तो 6 से भाज्य वाली संख्या ढूँढनी है। तो आप कह रहा है कि 1 और 200 के बीच में लाना है। 1 को नहीं लेना है, 200 को नहीं लेना, इसके बीच की संख्या चाहिए। तो सबसे पहली संख्या ढूँढिए। तो 1 के बाद वो कौन संख्या होगी जो 6 से भाज्य होगी? तो खुद 6 होगी। ओके। उसके बाद हमारा 12 होगा। अच्छा इसी तरह अंतिम में जाएँगे तो देखेंगे 200 से पहले लेना था। 200 से पहले कौन संख्या जो 6 से भागी, इसको भी निकालने का हमने प प एक तरीका बताया। आप क्या कीजिए 200 में 6 से भाग कर लीजिए इधर। 200 में देखिए हम 6 से भाग करने जा रहे हैं। तो 6 से जब भाग करेंगे तो 6 तिरे 18 इधर 2 बचा फिर 0 6 तिरे 18 हो गया। ये हमारा 2 बच गया। यानी शेषफल कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। सोच के देखिए यदि ये 2 नहीं रहता, यदि ये 200 में ये 2 देखिए यहाँ पे यदि 2 नहीं रहता, ये 6 पूरा-पूरा कट देता कि नहीं? यदि ये 2 नहीं रहता, तो ये 6 से पूरा-पूरा कट देता, यानी कहने का मतलब ये 2 क्या है? इसमें बाधा आ रहा है। इस 2 को 200 में से घटा दीजिए, तब 200 में से 2 घटाइएगा ना तो कितना आएगा? 198 यानी 198 जो होगा वह आखिरी संख्या होगा और 6 से भी भाज्य होगा। तो देखिए हमने क्या निकाल लिया? ये 6, 12 सभी जितनी संख्या है नहीं वो क्या हो रही है? वो 2 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य है, आप देख सकते हैं, ठीक है? अब क्या करना है हमको? हम लोग जानते हैं कि एसन निकालने का एक फ़ॉर्मूला होता है n/2 n/2 इंटू a प्लस an। तो a हमको मालूम है, an हमको मालूम है, हमको केवल चाहिए n का मान। तो n निकालने का भी हमने आपको ट्रिक बता रखा है। यदि आपने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो मैं बार-बार कर रहा हूँ, सभी वीडियो को जाके देखिए, हमने बहुत से उसमें ट्रिक आपको बता रखा है। n निकालने का फ़ॉर्मूला क्या होता है कि आखिरी 198 अब माइनस में होता है पहला पद जो कि 6 है, अब बॉटम में होता है सारवांतर, अब प्लस में अपने से 1 करना होता है, ओके? अब इसमें से घटा लेते ये हो जाएगा 192 अब बटे 6 प्लस 1 हो गया, ये हमारा कितना हो जाएगा 6 तिरे 18 6 दूनी के बाद ये हमारा 32 हो गया बराबर 1 हो गया।
33 हो गया, तो ये हमारा n निकल गया। अब हमें क्या करना है, n निकालने का मतलब 33 आया, इसमें कितने पद होंगे, 33 होंगे, तो हमको s 33 का मान निकालना है, हमको पदों का योग निकालना था। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, पदों का योग निकालना था, ये हो जाएगा हमारा n/2 यानी कि 33/2 होता है a प्लस an, तो a हमारा 6 है और an हमारा कितना है 198, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 33/2 और गुणे में ये जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 204। इस 2 से इसको काट लीजिएगा, ये हो जाएगा 33 और गुणे में 102 और जब इस पे गुणा कराएं तो कितना आ जाएगा, 33 दूनी 66 और 33 एकम 33, यानी 33 66 इज द राइट ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट हो जाएगा। आइए सभी ने समझा होगा, पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मोटिवेट होते हैं। कह रहा है कि 5 नारंगी तथा 3 सेब की कीमत 35 रुपया तथा 2 नारंगी और 4 सेब की कीमत 28 रुपया है, तो 1 नारंगी तथा 1 सेब की कीमत क्या होगी। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को आप सोच के यदि चलिएगा बनाने कि चलिए प्रतिस्थापन से बनाते हैं या विलोपन से बनाते हैं, तो बहुत सारा टाइम लॉस हो जाएगा। तो ऐसे नहीं बनाना, आइए हम बताते हैं कैसे बनाना है। देखिए कह रहा है 1 नारंगी और 1 सेब, तो हम मान लेते हैं नारंगी का इंग्लिश क्या होता है ऑरेंज, मान लेते हैं एक ऑरेंज का दाम है 100 रुपए और मान लेते हैं एक नारंगी सॉरी क्या है सेब है, सेब यानी कि एप्पल, और एक एप्पल का दाम मान लेते हैं कितना है वाई रुपये। सबसे पहले आप इक्वेशन तैयार कीजिए, तो 5 देखिए एक नारंगी का दाम हुआ 100 रुपया, तो 5 नारंगी का दाम कितना होगा 5x रुपया। अब प्लस क्या कर रहा है कि एक सेब का दाम है वाई रुपया, तो 3 सेब का दाम कितना होगा 3 वाई रुपया, और इसका योग जो दे रहा है कितना दे रहा है 35 दे रहा है। तो या तो आप क्या कर सकते हैं, एक ही इक्वेशन से आंसर निकाल सकते हैं या दोनों इक्वेशन तैयार करके कुछ से भी निकाल सकते हैं। यदि एक इक्वेशन से ही बात करें तो कैसे निकलेगा, आप क्या कीजिए इस तरह के प्रश्न को आप ऑप्शन से रखकर खेल जाइए, ठीक है। ऑप्शन से ही चेक कर लीजिए सही आ रहा है कि नहीं। तो क्या कर रहा है, जो पहला मान दिया है एक्स का, दूसरा वाई का, एक्स का वाई का, एक्स का वाई का, एक्स का वाई, इस तरह से मान दिया। यदि हम 8 एक से 8 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 पच्चे 40, ये केवल अकेले ही 40 हो जा रहा है। अभी y को छोड़ दीजिए तो ये केवल 40 हो जा रहा है, हमको लाना है 35, यानी कहने का मतलब ये गलत हो जाएगा, एकदम सही बात है। अच्छा बी नंबर ऑप्शन चेक करें तो 2 रखना है, तो x की जगह पे हम 2 रखेंगे तो ये हो हमारा केवल कितना 5 दूनी के 10, प्लस करना है क्या y की जगह पे 5 रखिए, ये हो जाएगा 5 तिया के 15, 15 को इधर आया था 10, 15 10 मिलके कितना हुआ 25 हुआ, हमको 35 आई, यानी ये भी गलत हो गया। सी को चेक कीजिए, तो x की जगह पे 4 रखना है, ये हो जाएगा हमारा 5 चौके 20, अब प्लस में y की जगह पे 5 रखना है, ये हो जाएगा 3 पच्चे 15, तो 20 गो अब 15 को मिलकर कितना होता है 35 होता है। देखिए तो इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, तो यही आंसर लगा दीजिए फटाक से, ठीक है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप सभी ने समझा होगा और इस तरह से आप हल कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि परिमेय संख्या इतना का दशमलव प्रसार कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा। तो यदि ट्रिक की बात करें कि इस तरह के प्रश्न हम ट्रिक से कैसे बनाएंगे, तो इसका एक आसान ट्रिक ये होता है, यदि आप जानते होंगे तो बहुत अच्छा, नहीं जानते तो आज सीख लीजिए। इसका ट्रिक ये होता है कि हम जो हर का अभाज्य गुणन खोलने ना, उसमें हम चेक करेंगे कि सबसे अधिक घात किसका है। 2 का यदि अधिक घात होगा तो वही आंसर हो जाएगा, या 5 का अधिक घात होगा वही अधिक हो जाएगा। इसमें हम देखेंगे सबसे अधिक घात किसका है, तो हम देख रहे हैं 2 का अधिक घात 4 है, 2 का कितना घात है 4 है, तो जो है ना अधिकतम घात वही इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट हो जाएगा, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि देखना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं कि हाँ कैसे रुक जाएगा, तो आइए हम फील कराते हैं। इस 43 बटे 2 के पावर 4 और 5 के पावर 2 है, सॉरी 5 की पावर 3 है। अच्छा इसमें हमको भाग करना है, तो कैसे भाग करेंगे, अच्छा ध्यान लगाइए। अच्छा ये दिया बताइए 2 के पावर 4 है ना, तो इसको हम लिख लेते हैं 43। अच्छा, अच्छा इस 2 के पावर 4 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 गुणे 2, बोले तो कोई दिक्कत, फिर गुणा कीजिए 2 का पावर 4 हो जाएगा, उसके बाद 5 के पावर 3 कर लेते हैं। अच्छा नीचे आइए, ये हो गया हमारा 43, नीचे देखिए ये 2 के पावर 3 यदि 5 के पावर 3 कीजिए तो 2 पचे कितना होता है 10, और 10 के पावर 3 यानी 1000 हो जाएगा, तो इसका तो मान कन्फर्म है कि हाँ 0 वाला आ जाएगा, पर एक्स्ट्रा हमको क्या बच जा रहा है 2 बच जा रहा है, तो इस 2 को 10 पे बनाना है। देखिए हम 10 क्यों बना रहे हैं, क्योंकि किसी भी संख्या में 10 से भाग करना 0 वाली संख्या से भाग करना आसान होता है, इसलिए हम 10 बना रहे हैं। तो देखिए इस 2 के पावर 3 को 5 के पावर 3 के पास लगा लगा लेते हैं, तो केवल हमारा कितना इधर 2 बच जा रहा है। इस 2 को हम 0 कैसे बना सकते हैं, यदि इसमें 5 से गुणा करते हैं 0 बन जाएगा, तो नीचे 5 से गुणा किए तो ऊपर पे हम 5 से गुणा करा देते हैं, ओके। तब जब गुणा कराएंगे तो ऊपर गुणा करिए 5 तिया 15 के 5 हाथ में 1 और 5 चौका 20, ये कितना हुआ 21 हुआ 215, और नीचे क्या बन गया, अब देखिए नीचे क्या बन गया है, ये हो जाएगा 2 के पावर 4 हो जाएगा कि नहीं, 2 के पावर 3 यहाँ पे है, अच्छा 2 के पावर 3 यहाँ पे है, एक 2 यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर 4 और गुणे यहाँ पे देख सकते हैं ये हो जाएगा 5 के पावर 4, ओके। तो हम 215 लिख देते हैं। अच्छा ये हो जाएगा हमारा, इसको हम जब गुना में लिखेंगे तो ये हमारा a के पावर b इंटू, तो ए के पावर m इंटू बी के पावर m, जो कि होता है ए बी के पावर क्या होता है m होता है, तो 2 पचे 10 के पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, ये हमारा हो जाएगा 215
10 पावर 4 का मतलब क्या हुआ 1 पर 4 को 0 हुआ कि नहीं? ये अब इसमें जब भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 को है ऊपर 3 यानी हो जाएगा 0.0215 होगा कि नहीं? यानी कहने का मतलब कि इस वाले संख्या में यदि इससे भाग करते ये कितने स्थान के बाद जाके रुक गया है? तो 1, 2, 3, 4 जो कि हमारा ऑप्शन बी था। आइए आप सभी ने समझा होगा तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हाँ, किस तरह से रुका है और इसका ट्रिक क्या था कि जो अधिकतम घात होगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि 5 बार हमारा 5 घात होता तो 5 हमारा राइट आंसर होता। ओके? आइए आप सभी ने समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है? तो आइए आज देख लेते हैं क्या होता है। एक परिमेय संख्या बोल रहे थे, मान लेते हैं 2 एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय बोल रहे थे, एक अपरिमेय हमारा √3 है। इसका जब गुणनफल निकालेंगे तो ये क्या होगा 2√3। तो आप देख सकते हैं साफ-साफ ये हमारा क्या आ रहा है? इरेशनल आ रहा है कि नहीं? उसी तरह यदि हम क्या करते हैं 1-2 और लेते हैं। मान लेते हैं कि एक परिमेय संख्या मान लेते हैं 5 है और दूसरी परिमेय संख्या क्या है? तो मान लेते हैं √5 है। यदि इन दोनों का गुणनफल निकालेंगे तो कितना आएगा? 5√2 आएगा। तो हम साथ-साथ देख सकते हैं ये भी क्या हमारा इरेशनल आ रहा है। यानी एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या आ रहा है? इरेशनल आ रहा है। पर ध्यान दीजिए यदि हम आपसे पूछे कि आप बताइए कि 0 कैसी संख्या है? तो आप बोलिएगा एकदम गुरुजी हमने बताया आपको कि 0 कैसी संख्या है? तो 0 एक परिमेय संख्या होती है। तो 0 हमारा एक परिमेय हुआ, तो एक परिमेय और एक अपरिमेय हम √2 ले लेते हैं। यदि इसका गुणनफल निकालेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा और 0 क्या होता है? तो रेशनल होता है। आप बताइए एकदम सही है कि नहीं? तो हम देख सकते हैं और 0 में हम किसी भी अपरिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो हम देख सकते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय आ रहा है और उसी तरह एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या के गुणनफल परिमेय भी आ रहा है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, दोनों हो सकता है। आई होप सभी ने समझा होगा, क्रिस्टल एंड क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। यदि अल्फा बीटा बहुपद इतना के शून्य को तो अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 का मान निकालें। किस तरह के प्रश्न बनाने के लिए पहले इक्वेशन लिखिए। जो हमको बहुपद दिया गया है पी एक्स का मान कितना दिया गया है? एक्स स्क्वायर माइनस में अच्छा एक्स स्क्वायर उसके बाद दिया गया ए एक्स प्लस 1 माइनस में बी दिया गया है। तो अब क्या कीजिए इसको पहले आप रखिए अब क्या मानक रूप में लाइए। तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस से गुणा कराइए, माइनस ए एक्स हो जाएगा, माइनस ए में वो 1 से गुणा तो माइनस ए। अब माइनस बी हो गया। ओके, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, यहाँ से हम यदि माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। हुआ कि नहीं? अब इसको हम यहीं पे छोड़ते हैं। हमको मान क्या चाहिए? हमको मान चाहिए अल्फा प्लस 1 का इंटू में सॉरी बीटा प्लस 1 का, अल्फा प्लस 1 इंटू में बीटा प्लस 1 का मान चाहिए। अभी इस तरह से समझ में नहीं आता, गुणा करा लेते हैं। पहले अल्फा में इन दोनों से गुणा कराइए तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा में 1 से हुआ तो अल्फा हुआ। उसी तरह आप क्या कीजिए इस 1 में इस दोनों से गुणा करा लीजिए। ये हो जाएगा बीटा प्लस में हमारा 1 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हो रहा है कि अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरा अल्फा प्लस बीटा बन रहा है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? तो मूलों का गुणनफल होता है। अब मूलों का गुणनफल कैसे निकलता है? तो इस वाली इक्वेशन से निकलेगा। कैसे निकलेगा? तो मूलों का गुणनफल क्या होता है? सी बटे ए होता है। इसमें सी का मान कितना दिया है? तो इसमें सी का मान दिया गया माइनस में ए प्लस बी, ठीक है, माइनस में ए प्लस बी और ए का मान कितना दिया गया? 1। अच्छा, प्लस करते हैं। उसी तरह अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग, तो मूलों का योग क्या होता है? तो माइनस में बी बटे ए, माइनस में बी बटे ए, तो माइनस लिखेंगे हम और ए का मान कितना दिया गया है? माइनस ए बटे सॉरी माइनस में बी बटे ए हो जाता है, माइनस हमने लिख दिया और बी का मान दिया है माइनस ए और ए का मान दिया गया 1 और इधर प्लस 1 है, इसको रहने देते हैं। जब इसमें भाग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस ए और माइनस बी। उसी तरह इधर देखिए ये प्लस का प्लस हुआ और ये माइनस माइनस में प्लस हो गया और ए में 1 से भाग करें तो 1 हो गया और प्लस 1 हो गया। समझ में आ रहा है? एकदम समझ में आ रहा है। देखिए इस प्लस ए से ये माइनस ए कट जाएगा तो ये हमारा बच जाएगा इधर 1 और इधर बच जाएगा माइनस बी। 1 माइनस बी इसका राइट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप सभी ने समझा होगा, बहुत ही आसान प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण इतना इतना के दोनों मूल समान होंगे। तो मूल समान होने के लिए सबसे पहले तो इक्वेशन लिखिए 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो मूल समान होने के लिए हम लोग जानते हैं जो डी का मान होता है ना वह होता है 0 के इक्वल हो जाता है। तो डी बोले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका भी मान 0 के इक्वल होगा। अब बी क्या होता है, ए क्या होता है, सी होता है, हमने पहले ही आपको बहुत ही वीडियो बता रखा है। बी होता है एक्स का गुणांक, तो कितना है ये है, तो के का स्क्वायर हो जाएगा -4, ए का मान है 2 और सी का मान है 3, इतना बराबर 0 हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 तरीके 24 हो गया, ठीक है। तो के स्क्वायर बराबर इधर ये प्लस हो गया 24 हो जाएगा। तो के का जब पाने करते स्क्वायर हटाएगा तो प्लस माइनस में रूट अंडर 24 हो जाएगा। तो ये तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। इस यदि हम इस रूट 24 को तोड़ेंगे ना तो ये हमारा बनेगा 2√3, 2 दूनी के 4 कितना बनेगा 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8
8 3 24 होता है, ठीक है? तो 2 रूट 6 बनेगा, सॉरी क्या बनेगा? 2 रूट 6 बनेगा। दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई होप सभी ने समझा होगा, बहुत अच्छे से समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 समरूप त्रिभुज है एबीसी तथा डीईएफ के क्षेत्रफल का अनुपात 8:12 है, तो उनके माध्यिकाओं का अनुपात क्या? ओके, बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए, 2 समरूप त्रिभुज है और उनके क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। मान लेते हैं एरिया 1, पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल की एरिया A1 मान लेते हैं, दूसरे त्रिभुज क्षेत्रफल को A2 मान लेते हैं। इनका अनुपात जो दिया है वो दिया है 8:12। कितना दिया है? 8:12 दिया है। देखिए, क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो और पूछ रहा है क्या? माध्यिका का अनुपात बताइए। तो आपको हम साफ-साफ बता देते हैं, कान खोलकर ध्यान से सुन लीजिए। जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो, तो आपसे पूछे कि भुजाओं का अनुपात बताइए। यदि क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो और आपसे पूछे कि ऊंचाई का अनुपात बताएँ, यदि क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो और आपसे पूछे कि माध्यिका का अनुपात बताएँ, ये सभी किसके बराबर होता है? तो देखिए, 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है और उसी तरह से 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो मान लेते हैं पहले त्रिभुज का माध्यिका M1 है और दूसरे त्रिभुज की माध्यिका क्या है? M2 है। तो इन दोनों समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात यानी A1/A2 का जो मान होगा वह किसके बराबर होगा? तो इनके माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। यानी M1 के स्क्वायर और बटे M2 के स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं? बताइए तो होगा कि नहीं? एकदम होगा। ये हमारा क्या प्रमेय है, इसको आप याद कर लीजिए। अब A1/A2 को मान दिया है कितना? 8/12 दिया है और इधर M1 का स्क्वायर और M2 का स्क्वायर है। यदि इधर से हम स्क्वायर को हटाएँगे तो इधर हमारा अंडर रूट चलेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा 8/12 होगा कि नहीं? इधर केवल बच जाएगा M1/M2 हो जाएगा। तो हम इसको पहले लिख लेते हैं M1/M2। अच्छा, इस रूट 8 को लिख देते हैं रूट 8 बटे रूट 12, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा आप क्या करते हैं, यहाँ पे बनाने का प्रयास करते हैं। तो हमारा रूट 8 है ना, इस रूट 8 को तोड़ के लिखिए तो क्या लिखिएगा? 2 रूट 3 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 रूट 2 लिख सकते हैं, सॉरी 2 रूट कितना लिख सकते हैं आप? 2 रूट 2 लिख सकते हैं, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8। इस बारे को हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं हम? इस 12 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 तिया के 12, 2 रूट 3 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, 2 दूनी के 4 तिया 12 लिख दिए। इस 2 को जब कटाएँगे तो ये हमारा कितना है रूट 2 अब हटा जाएगा रूट 3, इसको हम रेशियो में बनाएँगे तो क्या रूट 2 अनुपात रूट 3 दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत बेहद आसान था, थोड़ी समझने की आपको आवश्यकता थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि y अक्ष से 5 इकाई दाईं और एक्स अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो P का निर्देशांक बताइए। इस तरह के प्रश्नों की यदि आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, तो आपका गलत हो सकता है। क्या कह रहा है कि आपको एक्स अक्ष चाहिए, वाई अक्ष चाहिए। तो मान लेते हैं ये हमारा एक्स अक्ष, अच्छा मान लेते हैं ये हमारा एक्स अक्ष, ये हमारा वाई, सॉरी, 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 उल्टा बोल रहे हैं, ठीक है? ये हमारा वाई अक्ष, ये हमारा एक्स अक्ष हो गया। तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि वाई अक्ष से 5 इकाई दाईं, ये हमारा मूल बिंदु हुआ और दाईं का मतलब क्या हुआ? इस साइड में जाइए इधर, बाईं का मतलब इस साइड में जाइए। तो कह रहा है वाई अक्ष से 5 इकाई दाईं, ये हमारा वाई अक्ष हुआ, ये हमारा पूरा खड़ा वाला क्या है? वाई अक्ष। इससे 5 इकाई दाईं जाना है, तो मान लेते हैं इधर हम दाईं जा रहे हैं, दाईं तरफ इधर जा रहे हैं कि नहीं? यहाँ पे कोई बिंदु है, ये 5 इकाई इधर हम दाईं गए ना, इसका मान दिया है 5। ये जो 5 है ये किसका मान है? आप देखिए तो ये किसका मान दे रहा है? यानी एक्स का मान दे रहा है। कह रहा है 5 इकाई दाईं, वाई अक्ष हो गया ये, इससे 5 इकाई दाईं यहीं पे मान लेते हैं। कह रहा है कि एक्स अक्ष पर, अच्छा यहाँ पे बोल रहा है कि एक्स अक्ष पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, इसका मान दिया है 5। देखिए फिर बताने का प्रयास करते हैं, वाई अक्ष से 5 इकाई दाईं, एक तर्ज पर एक बिंदु P है, ये इसका मान दिया है 5, P है, तो कह रहा है कि P का निर्देशांक क्या बनेगा? तो हम लोग जानते हैं कि ये बिंदु किस पर है? तो X पर है और X अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तो X और 0 होता है और X का मान दिया है 5, तो 5 रख लेंगे और हमारा ये 0 हो जाएगा। 5 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में बी ए इसका राइट हो जाएगा। आइए अब सभी ने समझा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सेक 4 माइनस सेक स्क्वायर का मान क्या होगा? बहुत ही सिंपल और आसान प्रश्न है। सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान बताइए। अब देखिए देख रहा है कि इसका स्क्वायर है और इसका 4 है, तो स्क्वायर को मतलब कॉमन ले सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा कॉमन लेते हैं, तो इसमें बचेगा सेक स्क्वायर थीटा, इससे बचेगा -1 होगा कि नहीं? अच्छा ये बताइए, सेक स्क्वायर थीटा का एक फ़ॉर्मूला होता है, हमने याद कर रखा है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, याद करिएगा तभी जाके याद होगा। 1 प्लस tan स्क्वायर इसके जगह पे लिख दिए और इतना बराबर भी एक फ़ॉर्मूला होता है, इतना बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा। एकदम सही। अब केवल तो गुना कराना है, तो tan स्क्वायर में 1 से गुना हुआ तो हो गया tan स्क्वायर थीटा और प्लस में tan स्क्वायर से गुना हुआ तो हो जाएगा tan और 4 थीटा। देखिए तो ये ऑप्शन में कहीं पे दिखाई दे रहा है tan स्क्वायर प्लस tan 4, tan स्क्वायर प्लस tan 4, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है
यदि cos 77 डिग्री बराबर एक्स स्क्वायर तो sin 77 डिग्री का मान होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अच्छा लेवल का प्रश्न है। cos 77 डिग्री का मान दिया है एक्स स्क्वायर, तो पूछ रहा है कि sin 77 का मान कितना होगा। तो याद कीजिए, मान लेते हैं ये 77 थीटा है, तो sin थीटा यानी sin 77 डिग्री। मान लीजिए ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो sin थीटा बराबर एक फॉर्मूला आपने याद कर रखा होगा, होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। बोलिए तो एकदम होता है कि नहीं? तो यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा ना लिखकर लिखेंगे क्या हम 77 डिग्री, क्योंकि 77 चल रहा है तो 77 लिखेंगे। हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 1 माइनस cos 77 डिग्री का मान कितना है? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर तो इसका मान हो गया, अब फिर इसका स्क्वायर कह रहा है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। समझ में आ रहा है? एकदम समझ में आ रहा है। इसका हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जब स्क्वायर करते एक्स पावर 4 हो जाएगा। रूट अंडर 1 माइनस एक्स पावर 4, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आई आप सभी ने समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है कि दो पासे को फेंकने पर आए संख्याओं का योग 2 तथा 3 से भाज्य होने की प्रायिकता बता दीजिए। जब दो पासा फेंका जा रहा है, ठीक है, तो जो भी संख्या आ रही है उन संख्याओं का योग जो हो ना, वह 2 और 3 दोनों से भाज्य होना चाहिए। इसका प्रायिकता हमको बताना है। आइए, बहुत ही अच्छा लेवल का प्रश्न है। आइए बताइए, यदि हम दो पासे को जब फेंकेंगे तो कुल परिणाम कितना आएंगे? तो हमने बता रखा है 6 के पावर 2 परिणाम आएगा, यानी कि 36 आएगा। आएगा कि नहीं? ये हमने आपको बता रखा है। तो 36 परिणाम आएंगे, इसका मतलब हुआ टोटल परिणाम को हम नीचे रहेंगे, तो 36 भी इसके नीचे हमेशा रहेगा, इसका सही बात है। अब 2 और 3 से भाज्य होना है, तो आपको ये बताइए कि वो 2 और 3 से कौन संख्या भाज्य होगी? जो संख्या 6 से भाग होगी। एकदम सही बात है। 2 से भाज्य होगी, 3 से भाज्य होगी, इसका मतलब 6 से भाज्य होगी। तो जो संख्या 6 से भाग होगी वह 2 और 3 दोनों से भाज्य होगा। एकदम सही है। अब हम क्या करेंगे कि देख लेंगे 6 कौन-कौन आ रहा है। तो 6 कौन-कौन आ सकता है? या तो आपका 1 हो सकता है और 5 हो सकता है, इसको जोड़िएगा 6 से भाग लगेगा। या तो आपका 5 हो सकता है, या इसको जोड़िएगा तो 6 से भाग लगेगा। या आपका 2 हो सकता है और 4 हो सकता है, 4 2 छो जोड़िए तो 6 से भाग लग जाएगा। या तो आपका कितना 4 हो सकता है और 2 इसको भी जोड़िए तो 6 से भाग लग जाएगा। या आपका 3 हो सकता है और 3 हो सकता है, इसको जोड़िए तो 6 से भाग लग जाता है। इसके सिवाय कोई ऐसी आपको पास पर संख्या नहीं दिखेगी जिसको योग जो होगा ना वो 6 से भाग लग जाएगा। तो इतना ही परिणाम आएगा। तो कितना परिणाम है? 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 से इसमें भाग करिए तो 5 में 36 का राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। बोलिए मजा आया? मजा आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और देखते हैं हम। तो देखिए, यहाँ पर आज के सेशन में केवल इतना ही प्रश्न थे और आई होप सभी ने इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से देखा होगा और समझने का प्रयास किया होगा। कहीं भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए पड़ा है, उसमें जाके आप कमेंट कीजिए कहाँ पे कोई डाउट है। यदि पसंद है तो एक बार ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय, धन्यवाद।